नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस भारत पे बरसना स्टार्ट कर चुके हैं और ये पहली बार मैं देख रहा हूं जब भारत के एक्सपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। भारत की ग्रोथ रेट को भी मैं बता दूं, इससे कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि पहली बार है जब यूरोप ने भारत की एक बहुत ही बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिए हैं। अब इससे होगा क्या कि गुजरात में जो भारत की ये रिफाइनरी है, नायारा रिफाइनरी, ये यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और वेरियस और प्रोडक्ट्स। और ये सीधा सीधा देखिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप अगर भारत के एक्सपोर्ट्स देखें ना, तो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर भारत ने एक्सपोर्ट करी है तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बेसिकली कच्चा तेल भारत में आता है प्राइमरली रशिया से, या फिर इवन यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज है यहाँ से कच्चा तेल भारत में आता है। और भारत में जो रिफाइनरीज हैं यहाँ पर कच्चा तेल डाला जाता है और उसके बाद पेट्रोल, डीजल और वेरियस अदर केमिकल्स, ये सब हम उस कच्चे तेल का बनाकर दुनिया भर में बेचते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी बेचते हैं। इससे देखिए भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू अर्न किया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते थे वो जाते थे यूरोपियन देशों को। तो अब जो ये सैंक्शन लगा दिए गए हैं ना, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन सीधा इंडियन रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। क्योंकि अब इससे होगा क्या कि गुजरात में जो ये नयारा रिफाइनरी है, इससे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ भी अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो यूरोपियन यूनियन देश बाय लॉ ऑब्लाइज्ड है कि उस एक्सपोर्ट को वो अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी यूरोप ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार है जब सीधा सीधा भारत की एक रिफाइनरी को किया जा रहा है टारगेट। और चिंता का विषय ये है कि अगर ये एक नया ट्रेंड बन गया कि अब भारत की इकोनॉमी को अगर नुकसान पहुंचाना है, भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाना है, तो सीधा भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज है उनको टारगेट करो। अगर ये नया ट्रेंड बन गया तो इससे डेफिनेटली भारत को लॉस होगा। अब यहां पे आप सवाल पूछेंगे कि ये गुजरात की नायारा रिफाइनरी है, स्पेसिफिकली इस पर ही सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं। देखिए यहां पे आता है रशिया एंगल। जो नायारा एनर्जी लिमिटेड है, जो पूरी कंपनी है, इसमें 49.13% स्टेक है रशिया की सरकारी ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट का। और रॉसनेफ्ट ने नायारा एनर्जी को काफी इक्विपमेंट दिया है, काफी हद तक इनको टेक्नोलॉजी बताई है कि किस तरीके से आप जो रशिया का कच्चा तेल है इसको एफिशिएंटली आप रिफाइन कर सकते हो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए। इससे भारत का भी फायदा होता था और ऑब्वियसली बात है इससे रशिया का भी फायदा होता था। तो यूरोपियन यूनियन ने स्पेसिफिकली इस रिफाइनरी को टारगेट किया है क्योंकि यहां पर एक काफी बड़ी ओनरशिप थी रशिया की। हालांकि मेजॉरिटी ओनरशिप रशिया के पास नहीं थी। मेजॉरिटी ओनरशिप जैसे आप लोग जानते हैं 51% पर मिलती है, या फिर 50% से ऊपर जब स्टेक हो जाता है तब मिलती है मेजॉरिटी ओनरशिप। तो बिना मेजॉरिटी ओनरशिप के भी अगर इनको कहीं पर अगर किसी रशियन सरकारी कंपनी का ट्रेस भी मिल गया ना, तो सीधा सीधा अब इन्होंने रिफाइनरीज पर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑब्वियसली भारत ये नहीं सहेगा, क्योंकि अगेन देखिए ये काफी हद तक इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं कि हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं हमारे देश में, हम एक प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंटरवेंशन है। तो इंडिया ने सीधा सीधा यहां पर फिर से बोला है कि डबल स्टैंडर्ड दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। यह बात हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फिर से दोहराई है कि यूरोपियन यूनियन एक आफ्टरनून में, एक दोपहर में उतना ऑयल परचेज करता है रशिया से जितना भारत एक क्वार्टर में, मतलब कि 3 महीने के अंतराल में भारत जितना ऑयल परचेज करता है उससे ज्यादा यूरोप एक दोपहर को परचेज कर लेता है। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है भारत में अच्छा टोटल रिफाइनरीज है कितनी, इधर आप लोग देख पाओगे, ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं भारत की रिफाइनरीज की। भारत के पास जो टोटल रिफाइनरीज हैं, आप कह लीजिए मेजर रिफाइनरीज, ये है 23-24 के आसपास, 24 आप कह सकते हैं। इसमें से नंबर 2 पे आपको दिख जाएगी नायारा एनर्जी की रिफाइनरी। इस रिफाइनरी का नाम है वदिनार रिफाइनरी और इसी में रशिया का 49.13% स्टेक है ना। अगर यहां पे आप पूछ रहे हैं कि क्या भारत की बाकी जो रिफाइनरीज हैं, ये इतने सारे जो नाम दिख रहे हैं हमको, पानीपत रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी है, ये यहाँ पर मुंबई रिफाइनरी और ये सब, क्या इन रिफाइनरीज में भी रशियन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्टेक है? तो इसका आंसर है नहीं।
एक ही रिफाइनरी थी भारत की जहां पर रशियन गवर्नमेंट का स्टेक था। बट प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि यूरोप ने ना पहली बार एक ऐसा इकोनॉमिक शस्त्र का इस्तेमाल किया है जिसको यूज करने के लिए कल को वो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब जैसे बाकी जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जामनगर या फिर ये बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, बिल्कुल यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है। मगर मान लीजिए कल को रशिया से कच्चा तेल भारत परचेज करता है और इनमें से किसी एक रिफाइनरी में जो वो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसका हम बना देते हैं। अब यूरोपियन यूनियन को कहीं से पता लग जाता है, बिल्कुल लाइव डेटा उनको मिल जाता है कि ये कच्चा तेल रशिया का आया है यहाँ पर और इन रिफाइनरीज में इसको प्रोसेस करके रिफाइन किया जा रहा है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाए जा रहे हैं ना। उस केस में एक बार को यूरोप ये भी तर्क लगा सकता है कि जी हम इन सब रिफाइनरीज पर भी लगा देंगे सैंक्शंस, प्रतिबंध। और ये जो प्रतिबंध है ये है भी बहुत ज़्यादा कड़े। सीधा सीधा यूरोपियन मार्केट का एक्सेस बंद हो जाता है इससे। और आप अगर मुझसे पूछें, ये जो स्पेसिफिकली किया जा रहा है ना, ये सिर्फ रशिया को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा। तर्क ऑब्वियसली यहाँ पर यही दिया जाएगा कि जी हम रशिया को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रशिया के पास पैसा ना पहुंचे जिससे यूक्रेन पे वो आक्रमण ना करे वगैरह। बट जो एक्चुअल गोल है ये मैं देख पा रहा हूँ। भारत की जो प्रोग्रेस है, भारत की ग्रोथ रेट है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है यूरोप में। ये कहीं ना कहीं बाधा डालना चाहते हैं कि जो हमारे से ज़रा एक्सपोर्ट्स है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, वहां पर प्रॉब्लम ये लोग खड़ी कर दे। और अभी तो देखो, मैं कहूंगा शुरुआत है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो रशिया सैंक्शंस एक्ट यूएस पास करने में लगा है, अगर वो पास हो जाता है ना, तो आप कह लीजिए यूएसए से भी सैंक्शंस की बारिश होगी जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हिट कर सकती है बुरी तरीके से। अब अगला सवाल है यहाँ पे आपका यह आएगा कि क्या रशिया की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होनी थी भारत में, वो भी अब रुक जाएगी? ऑब्वियसली देखिए, भारत का हर तरफ से यहाँ पे लॉस हो रहा है। एक तो एक्सपोर्ट, हमारी जो डेस्टिनेशन थी एक रिफाइनरी की, वो ब्लॉक कर दी गई है। बाकी रिफाइनरीज पर ये क्या प्रतिबंध लगाएंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, वो पता नहीं है, क्योंकि जो इनकी भाषा है वो तो ऐसा ही है कि 50 दिन का टाइम दे रहे हैं और जल्दी से ये इशू रिजॉल्व करो, जल्दी से व्लादिमीर पुतिन को कॉल करो, बोलो कि सीज फायर करवाए यूक्रेन में। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद जो भी कंट्रीज रशियन ऑयल परचेज कर रही हैं सब पे लगा देंगे सैंक्शंस। इस मूव से ऑब्वियसली देखिए यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भारत से जो ये सस्ता पेट्रोल डीजल पहले इंपोर्ट करते थे ये नहीं आएगा वहां पे। ऑब्वियस ही बात है, महंगाई सीधा सीधा इससे बढ़ने वाली है। भारत में इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, रशिया ने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है भारत के ऑयल सेक्टर में। इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट है ये गुजरात की रिफाइनरी में गई थी। उसके अलावा भी देखिए 2024 में रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी कि पुतिन इंटरेस्टेड है कि भारत में और इतनी सारी रिफाइनरीज हैं, रशिया के पास कच्चा तेल है, रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में निवेश कर सकता है, हमारी वेरियस रिफाइनरीज को हम अपग्रेड कर सकते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है ऑयल को रिफाइन करने की वो हम बढ़ा सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये देखते हुए लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। तो अपने आप में ये ट्रैजिक है। अगर ये सब ना हो रहा होता और काफी हद तक आप कह लीजिए यूक्रेन रशिया का सीज फायर हो जाता, तो उस केस में रशिया परहैप्स 30 से $40 बिलियन भारत के ऑयल सेक्टर में निवेश कर लेता। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना तो ये है कि अगर यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध विराम हो जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ क्या है। ये सबके लिए अच्छा है, ये रशियंस के लिए अच्छा है, यूक्रेनियंस के लिए अच्छा है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे इंडिया और रशिया ट्रेड कर पाएंगे। रशिया पे सैंक्शंस थोड़े से और कम हो जाएंगे। अगर हमको मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करना है, उसका रास्ता रिलेटिवली आसान हो सकता है, रशियन ऑयल इन्वेस्टमेंट्स आराम से आ पाएंगी। इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीवन। मगर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर यही है कि सीज फायर का वातावरण बनता है, फिर अचानक से कोई एक बड़ा अटैक हो जाता है और सारी बातचीत टूट जाती है। मैं रिसेंटली देख रहा था, द गार्डियन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पूरा एक एनालिसिस है, 5 दिन पुराना है, जहां पे ये कहते हैं कि यूक्रेन को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार रहना होगा जहां पर कोई सीज फायर होगा ही नहीं। मतलब यहां पे बात की जा रही है कि यूक्रेन रशिया वॉर हो सकता है कि 1 दशक तक आने वाले समय में चलती ही रहे और कोई सीज फायर वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये डेवस्टेटिंग होगा कई देशों के लिए, भारत के लिए कहीं से भी ये बेनिफिशियल नहीं है। बट रशिया ये कई बार बोल चुका है, ये आज के समय एक वॉर इकोनॉमी बन चुके हैं कंप्लीटली। अगर ये चलती है वॉर 10 सालों के लिए तो दे आर वेरी मच रेडी फॉर इट।
तो आने वाले समय में देखिए भारत पर प्रेशर, अगर स्थिति ऐसी ही रहती है, बढ़ता रहेगा। अभी ये यूरोप के सैंक्शंस आए हैं, देखना होगा कि यूएस क्या करता है। इंटरेस्टिंग थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।